Madam Wow is here. Today we are going to start with the chapter number 1, Introduction to Macroeconomics for class 12th. संदीप गर्ग से oriented ये session होगा, which is latest session 24 to 25. This session will be based on latest question as well as a concept explanation. We will solve here in this video competency based question which is based on the chapter number 1, Introduction to Macroeconomics. So do watch my video till the end कि आपको पता चले कि competency based question exam में किस तरीके का आना है. So let's start. What is the introduction? Now, macroeconomics. Macroeconomics is derived from a Greek word which is macros. It is a Greek word macros. Macros means large. Macroeconomics study economy as a whole. जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम किस में बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. जब हम एग्रीगेट मीन्स ऑल, एग्रीगेट टोटल ऑल की बात करेंगे तो हम किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. So, macroeconomics is the branch of economics which studies economic problem as a होल. अब जितनी भी हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी. अब जब मैं अपनी खुद की इंडिविजुअल की बेरोजगारी की बात करूँगी तो हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. बट जब मैं सारे लोगों की बेरोजगारी की बात यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँगी तो मैं किस में पढ़ूँगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ whole. Now, macroeconomics covers, what does it covers? इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं employment of a resident. यानी resident वो पर्सन होता है जो कि एक कंट्री में रहता है और उसी कंट्री में रहकर इनकम अर्न करता है और अपनी कमाई हुई इनकम को उसी कंट्री में, जिस कंट्री में वो रह रहा है उधर ही रहकर खर्च करता है. सो अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ, इंडिया में कोचिंग देकर अर्न कर रही हूँ और जो मैं इंडिया में रहकर अर्न कर रही हूँ उसी इनकम से मैं खर्चा कर रही हूँ अपनी डे टू डे ज़रूरतों का, तो मैं क्या होगी? रेजिडेंट. तो जब हम सारे इंडियंस के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. देखिए इकोनॉमी में आउटपुट की कितनी ग्रोथ हुई है वो भी हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी. अब प्राइमरी ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, टेरिशरी ने. इन तीनों को एग्रीगेट हम किस में लेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. और इनकी ग्रोथ यानी किस किस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ की वो भी हम किस में लेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. जिसमें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर चेंज. स्ट्रक्चर चेंज मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर में कितना चेंजेस वगैरह आया है. नाउ प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज. आपने सुना होगा मार्केट में कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, चीज़ें महंगी अचानक से इतनी महंगी हो गई चीज़ें, तो उसका मतलब क्या है? रेगुलर प्राइस राइज हो रहा है. इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट चीज़ कि अगर मैं न्यूज़पेपर हेडिंग की बात करूँ कि एक न्यूज़पेपर में हेडिंग है कि निर्मला सीतारमन ने 1 फ़रवरी को एनुअल बजट जो है अनाउंस कर दिया. ठीक है, अनाउंस. तो अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये जो न्यूज़पेपर हेडलाइन है
कि निर्मला सीतारमन ने एनुअल बजट अनाउंस किया, ये किस किस में आएगा? ये चीज़ किस में आएगी? मैक्रो में आएगी या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी? माइक्रो में आएगी या मैक्रो में आएगी? ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन। तो देखिए, ये जो मैं बता देती हूँ, ये जो हेडलाइन है ये किस में आएगी? मैक्रो में। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमन ने ओवरऑल बजट प्रेजेंट किया जिसमें ओवरऑल प्रॉब्लम्स की बात की गई हैं, जैसे कि हमारा इकोनॉमी का आउटपुट कितना ग्रो हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी के बारे में, जीडीपी ग्रोथ एंड काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती है। जीडीपी ग्रोथ, आउटपुट लेवल, हमारा फॉरेन ट्रेड एंड लेटेस्ट जो आरबीआई की न्यू पॉलिसीज़ हैं, रेट्स हैं, तो ये सब किससे रिलेट करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब अगर मैं दूसरी हेडलाइन की बात करूं कि वो चीज़ भी क्लियर हो जाए, दूसरी हेडलाइन बोलती है कि पेटीएम के जो 97% शेयर्स थे वो पेटीएम ने सेल कर दिए। ठीक है, तो पेटीएम ने जब 7% शेयर्स सेल किए तो एक इसके अंडर आएगा, राइट, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। क्यों? क्योंकि पेटीएम एक इंडिविजुअल कंपनी है, तो इधर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सो इसलिए ये किसके अंडर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की लेवल ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्कार्सिटी एंड चॉइस, होल, मतलब इकोनॉमिक्स बात करते हैं स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, तो मैक्रो बात करेगी होल एंड माइक्रो बात करेगी एक इंडिविजुअल लेवल पे। सो आफ्टर द लेवल देयर इज सेंटर ऑफ इशू। सेंटर ऑफ इशू का मतलब कि इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं? ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट की, मीन्स हम टोटल आउटपुट की बात करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर चेंज। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी में कितना ओवरऑल चेंज आया है, वो हम किस में बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, उस स्कार्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और वॉन्ट्स का नेचर अनलिमिटेड है। सो इसलिए देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज among the unlimited wants. So इसलिए अब हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें इन स्कार्स रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करना है कि जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे उसको मैक्सिमम सर्टिफिकेशन हो पाए और उसकी मैक्सिमम अनलिमिटेड वांट्स पूरी हों। तो हम किस में बात करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ मैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि जब हम ओवरऑल कंट्री की डिमांड की बात करें, यानी सारे पीपल, ऑल द डिमांड ऑफ ऑल द इंडियंस, तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड। और दूसरी तरफ एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? इंडिया में कितने प्रोड्यूसर्स, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स कितना आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं, वो किस में आएगा? एग्रीगेट सप्लाई में। कंज्यूमर डिमांड, मेरी क्या डिमांड है, मुझे आईफोन चाहिए, तो माइक्रो में आएगा। प्रोड्यूसर डिमांड मतलब प्रोड्यूसर डिमांड कि प्रोड्यूसर क्या डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर क्या चीज़ सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ की अगर मैं बात करूं, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फोर्थ, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब कि हम इकोनॉमी एज होल, मतलब जो हम सम की बात करते हैं, ऑल, टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। तो इसलिए ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल, एक ओवरऑल वर्ड एज अ होल, तो हम टोटल की बात करें तो इसलिए ये वाइडर है। इधर हम एक लिमिटेड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। इसके कौन कौन से एजेंट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के?
इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, विच इज़ द सुपरवाइजर एंड ऑर्गेनाइजरी बॉडी फॉर ऑल द अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स। ये सारा सबको सुपरवाइज करता है आरबीआई, ठीक है। और अनदर है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स और जो ब्रोकर्स हैं उनके उनके ब्रोकर्स पे कंट्रोल लगाना, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर्स में, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी के, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करवाता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। नेक्स्ट, इसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि ये है क्या दोनों, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। सो वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। नाउ पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम किसकी बात करते हैं? ओनली एंड ओनली वन मार्केट। और इस एजप्शन पे बेस्ड होता है कि जो कोई भी चेंज नहीं आएगा दूसरी मार्केट में, यानी कोई भी अगर चेंज आता है, अगर मेरी एक मार्केट में एक फर्म है और जो आसपास की जो फर्म्स हैं उनमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो हम मेरी मार्केट की बात करते हैं, वो क्या हो गया? पार्शियल इक्विलिब्रियम। और पार्शियल इक्विलिब्रियम एक मेथड है जो किसमें हम स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जनरल इक्विलिब्रियम में हम ऑल द मार्केट्स की बात करते हैं। सिंगल मार्केट की बात करेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम में, ऑल द मार्केट्स की बात करेंगे हम जनरल इक्विलिब्रियम में। और जनरल इक्विलिब्रियम एक मेथड है जिसको हम किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, what is the scope of macroeconomics? फर्स्ट थिंग, मैक्रोइकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। नेशनल इनकम क्या होती है? देखिए, मैंने आपको अभी रेजिडेंट का कंसेप्ट समझाया था। ये सम होता है कि एक रेजिडेंट ने अपनी क्या दी? सर्विसेज दी, इंडिया में अपनी सर्विसेज दी, ठीक है। अब इंडिया में एक रेजिडेंट ने अपनी सर्विस दी, बदले में उसने क्या अर्न किया? फैक्टर इनकम। तो जब हम सारे रेजिडेंट की फैक्टर इनकम का सम ले लेंगे तो वो क्या होगा? हमारी एनआई, नेशनल इनकम। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक कंसेप्ट है जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और वो हम किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कीन्स ने एक बुक दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। सो थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी में हम क्या पढ़ते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कि जो बैंक्स हैं ना, बैंक्स जो है इतना ज़्यादा क्रेडिट कैसे बांटते हैं, मतलब अलग अलग क्रेडिटर्स को क्रेडिट हर टाइम वो देते हैं। वो क्रेडिट 100 रुपये से क्रिएट होता है और वो लाखों रुपए क्रेडिट बढ़ जाता है। तो 100 रुपये बार बार क्रिएट होते हैं। वो हम किस में पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ मनी में। गवर्नमेंट का क्या रोल है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पे हम रुपी को डॉलर या अदर फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 65 रुपीज़ देकर एक डॉलर ले लिया, तो ये 65 रुपीज़ एक्सचेंज रेट है, नहीं वो रेट है जिसमें मैं एक्सचेंज कर रही हूँ एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ में। एक पर्टिकुलर रेट होता है, वो हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में होती है? रेजिडेंट, जो कंसेप्ट मैंने बताया था, और पूरे वर्ल्ड के बीच में। तो एक ट्रांजैक्शन हुई जैसे कि गिफ्ट है, ठीक है। अब गिफ्ट मैं रेजिडेंट हूँ, मैंने ये गिफ्ट बाहर भेज दिया, तो कहाँ भेज दिया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये हमारा एग्जांपल है गिफ्ट का, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन का, मींस वन साइडेड ट्रांजैक्शन। मतलब जो गिफ्ट है मैंने बाहर भेजा, बदले में ना मुझे कुछ मिला, जस्ट मैं तो एक गिफ्ट भेज रही हूँ,
और अगर मुझे गिफ्ट बाहर से आएगा वो भी क्या यूनिलेटरल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन।